सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग एसएससी जीडी में जो पहले एग्जाम 15/2/2019 शिफ्ट सेकेंड में हुआ है उसका आज मैथ्स हल करवाएंगे, ठीक है ना। मैथ्स में पहला सवाल है, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, या मनोज की औसत गति क्या होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है। औसत गति जब भी सवाल आ जाए तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है आपके पास, एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब इसको कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। लगा दीजिए। ये तभी मानेंगे जब एक से ज्यादा दूरियां दी गई हो, एक से ज्यादा समय दिए गए हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो 20 और 36 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56, और यहाँ पर जोड़ देंगे 5 और 3 हो जाएगा 8, ठीक है ना। टोटल टाइम तो 8 से बार काट देंगे तो 7 बार चला जाएगा, तो यही आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं। देखिए ये भी सवाल बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, थोड़ा इसको बीच में ले आए, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये सवाल है, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपये तथा 84,000 रुपये निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, बशर्ते यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसने घुमाया है थोड़ा सा, है ना बेटा। तो टाइम का पूछ रहा है, रेशियो की, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा मोहित और सुमित है, तो मोहित को हमने एम से क्लियर कर लीजिए और सुमित को एस से क्लियर कर लीजिए। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरफ लिख दिए 66,000, क्लियर कर लीजिए 66,000, और इसकी तरफ लीजिए सुमित की तरफ 84,000। आप क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर कुछ टाइम होगा, ये पता नहीं हमें, तो यहाँ पर एक्स टाइम कर दीजिए, और वहाँ पर क्योंकि अलग अलग टाइम है तो अलग अलग कुछ भी कर सकते हो, आप टाइम ले सकते हो। तो T1 और T2 कर सकते हो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी लिख सकते हो, तो हमने T1 और T2 ले लिया है। अब यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या अनुपात है, क्या उनके अंत में वर्षों में जो अनुपात बटा है, जो पैसे लाभ बटा है, वो क्या अनुपात है, 11:9। तो लिख दीजिए आप, है ना। आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जो कटे वो काट लीजिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, समझ सकते हो। और यहाँ पर बचा 66, वहाँ बचा 84, और यहाँ खत्म हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 6 से खत्म हो जाएगा, और तो यह हो जाएगा 11, ये हो जाएगा T1, और ये बन जाएगा 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 को 24, 14 आ जाएगा, है ना, T2। तो ये हो जाएगा 11 T1 और ये 14 T2, तो यही तो इसके बराबर है भैया। तो इसको बस हल कर लीजिए, तो 11 क्या लिख देंगे, 11 T1, ठीक है, बटे 14 T2 बराबर 11:9। इसको हल कर लीजिए, बस इतना करना है तुम्हें। तो देखिए 11 से 11 खत्म हो जाएगा, तो ये T1/T2 बराबर ये 14 उधर पहुंच जाएगा, तो 14/9। इसका मतलब हुआ 14:9। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक। देखिए तीसरा सवाल है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या है। कितना सिंपल सवाल है, हमें पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमारा पता है 2πRh, क्या होता है बेटा, 2πRh, है ना। तो ये होता है, तो ये आर लिख सकते हो, और यहाँ पर दिया गया है, तो ये होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसको सरफेस एरिया भी कह सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं या लिख सकते हो सरफेस एरिया, ठीक है, या लिख सकते हैं, थोड़ा सही रहेगा। सरफेस एरिया वाला होता है 2πRh, बस, ठीक है ना। तो बस इसी में क्या कर देना, रख देना है। तो हमें आर निकला है, तो सरफेस एरिया दिया गया 1056, और 2 की जगह 2 रख देंगे, और पाई की जगह 22/7। आर की जगह पता करना है क्योंकि पता नहीं है हमें, और एच की जगह दिया गया है शायद 8, है ना बेटा। तो आप इसको क्लियर कर सकते हो, और इसको देखिए कटे तो जो काट लो, ना कटे तो ना काटो, तो आप जो कटे वो काट लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 से खत्म हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से खत्म हो जाएगा, 11 यहाँ पर हो जाएगा 11 99, और 11 छक्का 66। तो यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, है ना। तो ये 6 बार, तो 2 से कट जाएगा ये 3 बार, और 7 × 21, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 21। कितना आ जाएगा बेटा, 21,
ठीक है ना। इसको हल करने पर जब r की वैल्यू 21 है तो यहाँ पर पूछ रहा है इसके आधार का व्यास कितना है। तो r तो पता हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि r जो है, जो r का दुगुना अगर कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। तो बस व्यास निकाल लीजिए। तो व्यास क्या करेंगे, व्यास निकालने के लिए 21 का दुगुना कर दीजिए, तो आपका 42 आ जाएगा। 42 सेंटीमीटर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना सिंपल सवाल है टाइम एंड वर्क का। ये MDH का है ना, MDH/W सुना होगा आपने, तो यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है MDH/W, इसी में अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर तो है क्या क्या दिख रहा है, M भी दिख रहा है और यहाँ पर D दिख रहा है ना, और W दिख रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू लगेगी वो MD/W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MD/W बराबर MD/W, इसी में रख दीजिए। तो 18 मजदूर कितने दिन में, 27 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 1/3, तो 1/3 बराबर कितने आदमी नहीं पता हमें, तो M लिख दीजिए। कितने दिन में पूरा करना है, 9 दिन में पूरा करना है, और पूरे पूर्ण कार्य को मतलब 1, बस इसको आप हल कर लीजिए। तो देखिए क्या होता है, तो 3 से सीधे आप पहले इसको खत्म कर दीजिए 9 को, तो 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 9 यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा और 3 से खत्म हो जाएगा ये 9। ठीक है ना। तो 18 9 162 होता है, तो M की वैल्यू आ जाएगी 162। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 5वें सवाल पे। एक दिन में 4 घंटे कार्य करके R कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके A समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में 2 घंटे कार्य करके R तथा A दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं टाइम एंड वर्क का। तो सवाल देखिए, तो उठाएंगे सवाल R कितने समय में, R देखेंगे, R एक दिन की क्षमता कितनी है, 4 घंटे, तो 4 घंटे कार्य करता है, यहाँ पर लिख सकते हो आप। तो 4 घंटे R कार्य करता है और काम जो करता है पूरा कर लेता है 12 दिन में। ठीक है। अगर इसको 2 घंटे करवाए गए, अगर 2 घंटे क्षमता कर दी जाए, तो क्षमता यहाँ 4 घंटे है, यहाँ क्षमता 2 घंटे हो गई, तो आधी क्षमता होगी। तो इसका मतलब जब आधी क्षमता करेंगे तो समय आपका दुगुना लगेगा। समझे, समय का व्युत्क्रम होता है क्षमता, क्षमता का व्युत्क्रम समय। ठीक है ना। समझते हो कि नहीं समझते, तो यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर क्षमता उसने कम कर दी, आधी कर दी, तो समय उसको दुगुना लगेगा, तो 24 दिन लगेंगे उसको। ठीक है। अब चलते हैं ए में, ए की वैल्यू चलते हैं। तो एक यहाँ पर देखिए 8 घंटे, उसकी क्षमता कितनी है, 8 घंटे में कितने दिन में कर लेता है वो, 9 दिन में कर लेता है। अब क्षमता 2 घंटे करना है, तो यहाँ पर देखिए क्षमता कर दिया 4 गुण, है ना, 1/4 कर दी क्षमता, तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 9 चौको 36 दिन आ जाएगा। तो बस इसी क्षमता से आप निकाल लीजिए। तो हमें पता है कि R की क्षमता कितनी है, यहाँ पर R की क्षमता कितनी है, 24 दिन, और A की क्षमता बेटा कितनी है, 36 दिन, है ना। दोनों को एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 72। इसकी क्षमता 24 3 72, एक दिन में 24, देखिए 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम, और 36 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना काम, 2 काम। तो R और A की दोनों की सम्मिलित क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, 5। सम्मिलित क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, और 5 का भाग दे दीजिए, तो 12/72/5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 6वें सवाल पे। सवाल है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, तो S2, S6 और S7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या है। तो आपको इस तरीके सवाल मिल जाए तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पाई चार्ट है। जब औसत बर्फबारी पूछा ही गया है, तो औसत परसेंटेज दिया गया है, तो औसत निकाल लीजिए आप। देखिए ध्यान से, तो जब परसेंटेज दिया गया है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज को औसत परसेंटेज बदल लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए S2 कितना है बेटा, S2 देख सकते हैं 15% है। S2 कितना है, 15% है। और अगर S6 देखेंगे तो कितना है, 14% है। और S7 देखें तो 25% है। इनको आप जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 और 15 होता है 40, और 40 14 होता है यहाँ पर 54। कितना हो जाएगा, 54, और 54 में आप 54% है, 54 में आप 3 का भाग दे दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 18% आ जाएगी, औसत परसेंटेज आ जाएगी, एवरेज परसेंटेज आ जाएगा आपका।
समझ में आ गया। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस 700 का क्या करना है, 700 का ठीक है 18% निकाल लीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो 18 सत्ते आपको पता ही होगा 126 होता है, तो आपका आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 7वें सवाल पे। लिखा है यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कितना सिंपल सवाल है। जब भी आपको इस तरह के सवाल मिल जाए तो आप ले सकते हैं A, B, C, D, E और F, ठीक है 6 संख्या ले लीजिए और औसत 11 है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए यदि संख्याओं का अंतर समान होता है, ठीक है ना, तो याद रखना, तो अगर वहां पर विषम सीरीज होती है तो बीच वाला औसत होता है, लेकिन यहाँ तो विषम सीरीज नहीं है, तो क्या हुआ, तो आपको करना क्या है कि बीच वाला ही औसत लेंगे। तो यहाँ पर जब औसत 11 है, सम है, तो यहाँ पर रख देंगे 11। तो 11 के बगल में आप देखिए कि क्या सम संख्या है, तो 11 के बगल में क्या आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, याद रहेगा 11। और 11 के पहले देखिए कौन सा सम संख्या होगी 10, तो आपकी संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा 12, तो 12 के बाद क्या आ जाएगा, 12 के बाद आएगा 14। तो हमें छोटी पूछा है, कौन सा बड़ी पूछा है, तो आप इधर चलिए, तो 10 के बाद क्या ये पहले क्या आएगा 8, और 8 के पहले क्या आएगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बड़ा पूछता तो 14 के बाद क्या होता 16, तो आपका आंसर 16 आ जाता, ठीक है ना। तो इसमें आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, मतलब 6 आंसर आएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 8वें सवाल पे। सवाल है एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। आपको पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म में कोई ट्रेन जब पार करती है तो वहां टाइम बराबर एक फार्मूला होता है, वहां होता है D1 + D2 अपान यहाँ पर S, जहाँ S क्या है ट्रेन की चाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे 420 प्लस यहाँ पर 580 और नीचे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चाल दी गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस इसमें रख दीजिए। तो आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर क्या है मीटर है, तो यहाँ पर 120 को क्या कर देंगे 5/18 का गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए। इसको जोड़िए, जब जोड़ेंगे आप तो 1000 बनेगा, क्या बनेगा 1000। 420 और 580 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा और 18 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 120 गुणते 5। इसको जो कटे वो काट लीजिए, जो ना कटे ना काटिए, वैसे कट जाएगा सारा कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, और 12 से 6 से 36 का 18, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको 10 और 30 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा 30। तो आपका आंसर जो आएगा 30 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है T = D1 + D2 अपान S। समझ में आ गया, बस हल करना तो आपको आता ही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्वादानुसार होता है, जिस तरीके से आपका जो करना हो वो कर सकते हो, लेकिन मेथड सीखना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। चलते हैं अगले सवाल में। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है एक 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 रुपए हो जाती है, तो P का मान क्या होगा। P वर्षों में मतलब यहाँ पर समय पूछ रहा है, समय का मान पता करना है कि समय का मान क्या है। तो कितना सिंपल सवाल है, आपको करना क्या है, आप ये देखिए 10,000 यहाँ पर समझ सकते हैं, 10,000 से 16,000 हो गया, तो बढ़त कितनी हुई आपको देख सकते हो, बढ़त हुई 6,000, यही तो ब्याज है। तो जब 15,000 यहाँ पर समझिए 15% यहाँ पर, जब यहाँ पर कितने वर्ष ये पूछ रहा है, तो 15% अगर निकालेंगे हम 10,000 का तो 1500 निकलेगा। कितना निकलेगा 1500। अब बस 1500 का 6,000 में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब देंगे तो 2020 15 चौको 60, आंसर आपका 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे फार्मूला होता है, फार्मूले से भी कर सकते हो, जहाँ पर फार्मूला जब T बराबर होता है तो क्या होता है SI इंटू है, यहाँ पर SI इंटू 100 अपान P इंटू यहाँ पर समझिए R हो जाएगा, ये R है ना। तो आप कर सकते हो उस फार्मूले से, फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, तो अगर करना हो तो फार्मूले से आप कर सकते हो। T बराबर है आपका फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपान P इंटू R। आप इस फार्मूले का यूज करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये 10वां सवाल है। एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में, यदि कुल गेंदों की संख्या 16 हो तो पीली गेंदें कितनी है।
तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर सफ़ेद और पीली है, मतलब व्हाइट और येलो ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आपको 12 अनुपात कितना है 17, ठीक है। कुल दिया गया है 116, तो इनको जोड़ दीजिए। आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29, और 29 बराबर 116 के। जब 29 बराबर 116 के तो 1 बराबर 4 के, 1 बराबर जब 4 के तो पूरा पीली गेंद, तो 17 की वैल्यू निकालनी है, तो 17 का गुणा कर देंगे 4 में, 17 चौको 68। आपका जो आंसर होगा वो 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है 11वां नंबर। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुओं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ये देश का कुल आयात यहाँ पर 3 लाख नहीं है, 30 लाख है। कितना है 30 लाख बेटा, तो 30 लाख है, तो आइटम P6 का आयात कितना है, ठीक है ना। तो P6 का पूछ रहा है, तो आपको सिंपल सी बात है, इतना दिया गया है, तो P6 का वैल्यू कितनी है आपको देख सकते हो 21% है। तो बस 21 का गुणा यहाँ पर देखिए 21%, 30 लाख का 21% निकालिए। तो इसको आराम से कैसे कर सकते हैं, कितना जल्दी कर पाएंगे, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि अगर 30 लाख लिखा है, ध्यान समझना बेटा, जो हम समझा रहे हैं उसको समझना। अगर 30 लाख का अगर 21% निकालेंगे तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों करें, हम सीधे 21 गुणा 3 में ना कर दें तो समझ में आ जाएगा। तो 21 3 का 63 होता है, तो देखिए 63 कहीं है ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है 12 नंबर। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को 1000 करोड़ रुपए में दर्शाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत रहा है। मतलब ये कह रहा है पिछले, ये आपको याद रखना है, इंडिकेशन याद रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में, याद रहेगा बदलाव। तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा हुआ है, तो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा बदलाव कहाँ हुआ है, तो ये 500 से 700। ये Y2 की अगर देखेंगे, हम बात करेंगे Y2 की, तो Y2 के यहाँ पर 500 700, तो पहले 500 रहा, तो कहीं ना कहीं 250 बढ़ा। अगर 250 यहाँ पर देखो Y3 देखो, Y3 क्या हुआ, यह 750 से 1000 हुआ, कितना बढ़ गया, यहाँ पर देखिए 750 से 1000 बढ़ गया, तो 1000 बढ़ा तो कितना बढ़ गया 250, ये भी बढ़ा। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ये कितना बढ़ गया 200, यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ गया 100, कम हो गया 100, कम हो गया बेटा, है ना। यहाँ पर देखेंगे कितना कम हो गया 200, तो यहाँ पर बदलाव कितना है, और यहाँ 900 से 13 ये 400। तो आप देखिए एक कहीं ना कहीं गैपिंग देखना है कि पहले से अपेक्षा कितनी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतम बदलाव कितना है, अधिकतम क्लियर करना है। तो आप या फिर ये उठा, अगर ये 250 500 में देखेंगे तो सीधे आपको दिखेगा 50%, कितना परसेंट 50%। अगर ये यहाँ पर 250 750 में आप देखेंगे तो लगभग 1/3 है शायद, है ना। तो 33 से 1/3 बनेगा जाके, तो जबकि 33 से 1/3 तो इससे कम ही है ना, तो ये सबसे ज्यादा। अगर आप इसमें बदलाव देखेंगे, मान लीजिए बदलाव देख लिया, तो ये 400 तो बढ़ा है 900 में, तो अगर न 400 भी 900 में करेंगे तब भी आपको इवैल्यूएबल स्थिति कहाँ आएगी, इससे आधे से तो कम ही है ना। तो हमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा होगा 50%, अधिकतम बदलाव कहाँ है 50%, और किसमें है आप देख सकते हैं Y2 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, Y2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा बदलाव किसमें है, कितना अधिकतम, तो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं 50%, ठीक है ना। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो बस ये क्लियर करना है। अगला चलते हैं, देखिए चलते हैं 13वें सवाल में लिखा है एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या है। कितना सिंपल सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए अगर आपका सीपी, हमें क्या मानना है सीपी, तो सीपी आप हम क्या ले लीजिए 100। तो अगर सीपी यहाँ पर क्रय मूल्य आपका 100 हो गया तो एमपी को आप इसको 70% बढ़ा दीजिए, तो एमपी क्या हो जाएगा 170, ठीक है ना। अब आपने बेचा कितने में 44.5% लाभ लिया बेचने में, तो इसका मतलब बेचा कितने में होगा 144.5 में बेचा होगा, ये हो गया एसपी, क्या हो गया एसपी, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरीके क्लियर किया होगा, हम तो आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आपने बेचा कितने में 144.5 में, तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो 170 रुपए थी, अंकित मूल्य आपने अंकित प्रिंट तो 170 रुपए था, आपने बेचा कितने में 144.5 में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने डिस्काउंट दिया होगा। तो डिस्काउंट कितना दिया
तो यहाँ पर जब घटा देंगे इसको 170 में 144.5, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 25.5 आएगा। क्या आएगा? 25.5। इसका मतलब 25.5 रुपए की आपने यहाँ पर कमी की। तो यही आप डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। तो यही डिस्काउंट परसेंट जब निकालेंगे, ठीक है, 25.5 किस पे निकालेंगे? हमेशा एमपी पर। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर निकालेंगे। तो 25.5 170 में कितना परसेंट? तो जब निकालेंगे 170 में कितना परसेंट तो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15%। ठीक है ना, हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपए तथा हानि 22% है, तो कुल हानि क्या होगी? तो ये कितना सिंपल सवाल है बच्चों वाला। आपको केवल 1126 का 22% निकाल देना है। तो 1126 का 22% निकालेंगे आप। सीधे काटना पीटना नहीं, आप सीधे 22 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा। बस दशमलव लगा दीजिए कहाँ पर है। तो 22 का करेंगे तो 22 छक्का 132, तो यहाँ पर 132 के 2 कैरी हो जाएगा 3 या 13 हो जाएगा, और 22 दूनी 44, 44 और 13 57, 7 हो जाएगा, 5 आएगा, और 22 एक कम 22, 5 27, 27 आ जाएगा, और 22 एक कम 22, 22 और 2 ये आ जाएगा 24, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो आपका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, अगला सवाल है 15 नंबर। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तब परिणामी संख्या 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस तरीके से सवाल आ जाए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो अगर 100 वैल्यू है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। 100 वैल्यू है, इसमें 40% की वृद्धि कर दी तो 140 हो जाएगा, और 140 का 25% देखेंगे तो आपका 140 का आधा कर देंगे तो 35 निकलेगा। 35 में घटा देंगे तो 35 कितना हो जाएगा? 105। तो वैल्यूएबल स्थिति कितनी हो जाएगी? कितने परसेंट वृद्धि होगी? 5% की। आप इस सवाल को एक तो इस तरीके कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप समझ सकते हैं 100 की वैल्यू 40 बढ़ाइए 140, और 40 का 25% आप जब देखेंगे तो 35 आएगा। तो 35, तो आपने घटाया कितना? 35। ध्यान समझना इस बात को, आपने घटाना कितना है? 35, और आपने जोड़ा कितना? 40। तो प्लस का 40 और यहाँ पर माइनस का 35, तो प्लस का 40 और माइनस का 35 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 5 आ जाएगा। तो प्लस का 5 का मतलब होता है 5% की वृद्धि। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। लिखा है 680 माइनस 520 भागित 5 माइनस 12/13 का 3/4 प्लस 1/3। सरणीकरण का सवाल है, बोर्ड मस लग जाएगा इसमें। कितना सिंपल सवाल है, आपको करना क्या है, यहीं पर हल कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो 4 3 12 आ जाएगा 12, तो यहाँ पर जा जाएगा 3 3 3 का 9 और 3 चौको 12, 4 1 कम 4। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये पूरी बन जाएगी 13/12 बन जाएगी। और जब काम में लाएंगे तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 13 से 13, तो ये जो वैल्यू बनेगी 1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 1। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर भाग, तो 1 को लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर भाग, अब भाग करेंगे तो भाग जब करेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 चौको 20, ये आ जाएगा 104। 104 180 में घटा दीजिए। जब 104 180 में घटा देंगे तो यहाँ पर 680, यहाँ पर आ जाएगा 680 में 104 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर बनेगा 7, यहाँ पर बनेगा 5, तो 576, और 576 में 1 जो यहाँ पर है इसको घटा दीजिए, तो 575 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप जब इसको करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, हमने जल्दी में बता दिया है, क्लियर कर लेंगे। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सिंपल है। ठीक है ना, चलते हैं अगले। तो ये सवाल देखिए 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर ये भी बोर्ड मस का सवाल है, ये भी आपको कर सकते हो आप। सिंपल देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले भाग ले लेना है। तो भाग में जब करेंगे तो इसको पलट जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो जब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 50/7। क्या बन जाएगी? 50/7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब 50/7 का यहाँ पर 3 में यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा जाके यहाँ पर 4, कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? 4 पंचे 20, 200/21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200/21, ये वैल्यू बन जाएगी। और 200/21 में यहाँ पर आप 24 पहले से ही है, ठीक है। वैसे आप करना क्या है कि अगर काटना हो तो काट दीजिए, तो यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ 24 है, यहाँ पर 21, 3 8 24, 3 7 21, तो 1600/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1600/7। तो 528 माइनस 1600/7 आ जाएगा। आपको करना क्या है, इसको हल कर लेना। 528 7 8 7 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19 और 7 पना 35 और 1 36, तो 1600 घटा दीजिए, 7 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, यहाँ 16 में 0 आ जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, 3 में गया 2, तो यहाँ पर 7। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2096/7 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। लिखा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपए है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है तो कुल हानि क्या होगी। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। सवाल होगा तो एक लाइन बीच से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर पहले समझेंगे कि सीपी पहली वस्तु में कितना है, सीपी 480, और यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है उसको 20% का। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एसपी निकाल लीजिए। तो एसपी निकालेंगे तो हो जाएगा 480 गुणते 120/100। इसको हल करेंगे तो यह निकल आएगा 576। कितना निकल आएगा, 576। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगली उसमें देखो तो एसपी दिया गया है। एसपी कितना दिया गया है, 480, और एसपी पे हानि हो रही है। यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 20% का। तो यहाँ पर आप एसपी सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 480 गुणते 100, यहाँ पर बटे हो जाएगा 80। ठीक है ना, इसको आप करेंगे तो 8 6 48 आ जाएगा, तो यह 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर भी आ गया ये सीपी और एसपी। तो अगर टोटल सीपी देखेंगे तो टोटल सीपी 600 ये हुआ और 480 ये हुआ। तो 4 समझ में आ रहा है कि नहीं, 600 ये हुआ और 480 ये हुआ। तो इसको जोड़ दीजिए तो टोटल सीपी कर सकते हैं आप। टोटल सीपी तो 680, 600 प्लस 480 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1080। कितना हो जाएगा, 1080 बेटा। और अब टोटल यहाँ पर समझिए, अब निकाल लेंगे टोटल एसपी। तो टोटल एसपी जब निकालेंगे तो टोटल एसपी में ये 576 जोड़ देंगे और 480 जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो 576 और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 480 जोड़ देंगे। ठीक है ना, जोड़ दीजिए इसको तो ये हो जाएगा 6 8 7 15 और 5 4 9 9 1 10 1056 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1056। तो आप देख सकते हैं कि टोटल सीपी 1080 है और टोटल एसपी कितना है, 1056। तो आपने अब खरीदा है 1080 में, बेच रहे हो 1056 में, तो घाटा कितना हुआ, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो आप देख सकते हो कि 24 रुपये आपका घाटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 19 नंबर सवाल में। ये दो संख्याओं का मासा 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता। कितना सिंपल सवाल है। हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा लासा में मासा का पूर्ण, ठीक है, पूर्ण भाग चला जाएगा। ये भी कह सकते हैं आप कि लासा मासा से पूर्ण विभाजित होती है। लासा मासा से पूर्ण विभाजित, अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ही हो ही नहीं सकता, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए कह रहा निम्न लासा नहीं हो सकता। तो लासा ऐसी संख्या नहीं हो सकता जिससे भाग ना जाए। और देखो कौन से भाग, तो 12 का भाग देखो 60 में चला जाएगा, तो ये हो सकता है। देखिए ये हो सकता है, 24 में चला जाएगा, 48 में चला जाएगा, लेकिन 80 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भाग नहीं जाएगा। तो यही इसका लासा कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो याद रखना, हमेशा लिख लीजिए कहीं पर कि लासा में मासा का हमेशा भाग चला जाएगा, याद रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं याद है, हमेशा लासा मासा से पूर्ण विभाजित होती है। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है क्षेत्रमिति का। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 6:1 है, उनके आधारों का अनुपात 3:2 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना। सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो हमें रख देना है इसमें। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 6:1। कितना दिया गया है, 6:1। और यहाँ पर 1/2 गुणित आधार दिया गया। आधार कितना है आपका, देख सकते हो आप, 3। कितना है, 3। और ऊंचाई h1 कर सकते हो आप, फिर 1/2, फिर यहाँ पर इसमें कितना क्षेत्रफल है, 2, और यह देख सकते हो h2। बस इसको हल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्षेत्रफल का ये क्लियर कर सकते हैं आप, इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 यहाँ पर 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, 3 से ये खत्म हो जाएगा 2 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो h1/h2 जो वैल्यू बनेगी जाके वो 4/1 बनेगी। इसका मतलब 4:1। इसका आंसर क्या होगा, 4:1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे।
देखिए चलते हैं 21 नंबर सवाल में। एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 रुपये तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो 12,750 है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? जब भी आपको इस तरह के सवाल मिल जाए तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर प्रिंसिपल और रेट आपके समान होंगे तो इसका पहले वर्ष का एसआई और सीआई भी समान होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, जब हमें 4 वर्षों का दिया गया है 24,000, तो क्या 1 वर्ष का नहीं निकाल सकते आप? तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा हमें पता होना चाहिए, 6,000 रुपये। कितना हो जाएगा जब 1 वर्ष का, जब हमें पता हो गया कि 1 वर्ष का जो एसआई है वो 6,000 है, तो सिंपल सी बात है, जब 1 वर्ष का एसआई 6,000 है तो 1 वर्ष का सीआई भी 6,000 रहा होगा, तो आ गया 6,000। अब जब 2 वर्ष का 1260 तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा, तो ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 6750। कितना हो जाएगा? बस 12,750 में से घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि कितनी हो जाएगी, 750 की। यही 750 निकाल देना है 6,000 में कितना %, ठीक है। तो रेट निकल आएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दीजिए, तो 75/3 आ जाएगा 6। इसको आप काटेंगे तो 3 से, यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे तो आप यहाँ पर आएगा 25 और 3 से काटेंगे 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना कि इस सवाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि अगर यहाँ एसआई और सीआई दिए गए हैं ना, तो याद रखना कि अगर प्रिंसिपल और रेट समान है तो पहले वर्ष के एसआई और सीआई भी समान होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल में। लिखा है एक दुकान में 60 वस्तुएं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपए है तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपए है। सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य कितना है? तो कितना सिंपल सवाल है। जब हमें पता है कि 60 वस्तुएं हैं और 30 का पहले ही दिया है औसत 30, तो कुल निकाल लीजिए 30 वस्तुओं का प्लस लगा दीजिए और बची तो 30 है ना, तो 30 का गुणा कर दीजिए, इसमें 35, आप इसमें 60 का भाग दीजिए। कुल औसत पूछ रहा है तो हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और ये जब हल करेंगे तो 1050 आ जाएगा बटे 60। इसको जब हल करेंगे तो आपको 1950 आएगा। क्या आएगा? 1950 बटे 60। 0 0 खत्म कर देंगे, 6 का भाग दे दीजिए। 6 दूनी 12, 36 का 18, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 36 का 18 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आया। 6 दूनी 12, 32 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 32.5 कुछ करके दशमलव देख लीजिए, आगे और भी है तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगला। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। लिखा है 23 नंबर सवाल है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात है। यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूम घनाभ का जो होता है वो होता है LBH, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है तो इसको आप कर सकते हो कि 5x गुणते यहाँ पर 4x गुणते 2x बराबर यहाँ पर दिया गया है 5000 वैल्यूम। तो इसको जब हल करेंगे तो 5 चौको 20, 40 आ जाएगा। 40x क्यूब बराबर हो जाएगा 5000। इसको जब हल करेंगे तो x क्यूब 40 से काट देंगे 5000 तो 125 आएगा बेटा। तो x बराबर आ जाएगा 5। तो जो यूनिट वैल्यू आ जाएगी वो 5 आएगी। 5 का करेंगे तो 25, तो ये वैल्यू जब निकलेगी तो ये निकलाएगा 25, ये निकलेगी 20 और ये निकलेगा आपको 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 25, 20, 10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल आएगी। अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पता होगा टोटल सरफेस एरिया घनाभ का जो होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो आप इसमें रख देंगे 2LB जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणते 20, ठीक है बेटा, प्लस और यहाँ पर कर देंगे 20 गुणते 10, ठीक है, प्लस यहाँ पर जब करेंगे तो 25 गुणते जब करेंगे 10 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो 2 गुणते हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 200, ठीक है, और ये जब करेंगे तो 250। इसको जब हल करेंगे आप तो ये देखिए 500, 200, 700, ये हो जाएगा 950। तो 950 गुणते 2 कर देंगे तो 950 गुणते 2 आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 5 9 8 ये 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1900 आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 24 नंबर सवाल में। यदि P अनुपात Q बराबर 7:8 है तो P² अपन Q अनुपात
क्यू स्क्वायर अपन पी कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है, आपको ऐसे ही हल कर लेना है, डायरेक्टली क्लियर कर लेना है। कैसे होगा देखते हैं। तो जब हमें पता है कि यहाँ पर क्यू का गुणा क्यू से होगा, तो यहाँ पर जब गुणा होगा तो क्यू क्यूब नहीं हो जाएगा, और क्यू का मान दिया गया 8। कितना दिया गया है 8, ठीक है ना। क्यू का मान कितना दिया गया 8, तो जब यहाँ पर क्यूब 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होगा 512। तो कहीं ऑप्शन में 512 दिख रहा है आपको, दिख रहा है साफ साफ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको हल करना है तो हल करके आप रख सकते हो, यहाँ पर पी लिखा है वहां पर 7 रख देना, यहाँ पर क्यू लिखा है वहां पर 8, हल कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं आखिरी सवाल पे, 25 नंबर पे। 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 1400 एक तरफ डाल लेना बॉयज़, एक तरफ डाल लेना गर्ल्स। बॉयज़ में कितना कर देना 1400, यहाँ 900। यहाँ पर फेलियर तो पूछ रहा है, फेलियर से मतलब रखिए, अगर 52% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए 48%, और अगर गर्ल्स 68% पास हुई तो फेल कितने हुई 32%। तो जब इसका 1400 का 48% निकालेंगे तो ये निकलेगा 672। कितना निकलेगा बेटा 672, और 900 का 32% निकालेंगे तो 288, ठीक है। आप इसको जोड़ेंगे तो 960 आएगा। कितना आएगा 960। ये टोटल फेलियर निकल आएंगे, बस टोटल फेलियर परसेंट निकाल लीजिए आप। तो यही 960 किस में निकालेंगे टोटल पर। टोटल कितने हैं 1400 900 2300, 2300 पे निकाल देंगे तो 23 दो जीरो खत्म हो जाएगा, 23 से काटेंगे, 23 चौको 92 और 4 आएगा, 23 एकम यहाँ पर 23 एकम 23 तो 41। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 41.74, ठीक है ना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।